टुडे अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपन ने थोड़ा रिमेनिंग पोर्शन छोड़ा था उसको आगे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कंसिस्टिंग ऑफ टू लोब्स, वन ऑफ आइदर साइड्स ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड अपर कार्टिजिनस रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया। तो इसमें क्या बताया कि जो कंटिन्यूस टू लोब्स है, वन ऑफ अनदर साइड्स किसकी, थायराइड कार्टिलेज एंड द अपर जो कार्टिजिनस रिंग्स है वो किसके, ट्रेकिया के साथ में। तो बताया गया है कि भाई द लोब्स आर जॉइनेड बाय द कहाँ, जो नेरो इस्थमस है, यानी इस्थमस, नेरो मीन्स क्या होगा, जो इस्थमस का छोटा पार्ट या फिर लास्ट पार्ट, लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। और लाइनिंग कहाँ रहेगा, जो ट्रेकिया का जो फ्रंट है उसके ऊपर, वहाँ से ये लाइनिंग रहेगा। तो देखो द लोब्स आर रोली कॉन शेप्ड के अंदर अबाउट 5 सेमी लॉन्ग एंड 3 सेमी वाइड। क्या बताया, कॉन शेप होगा कुंपी के कार का, और 5 सेमी लॉन्ग होगा और 3 सेमी वाइड होगा। इसके बाद में इसमें बताया गया कि जो आर्टरी अपन ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इज थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। मतलब जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स इज क्या बताया गया, थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अब देखो द सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या बताया कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो ब्रांच है किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, एंड द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द सब क्लेविकल आर्टरी, किसकी, सब क्लेविकल आर्टरी की ब्रांच है। इसके बाद में बताया गया इसके अंदर वेनस जो क्या रिटर्न्स इज बाय द थायराइड वेनस विच ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स। कहाँ होगा कि भी जो ड्रेन्स यानी सप्लाई होगा ब्लड, तो किसके, इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स। अब देखो इसमें बताया गया टू थायराइड ग्लैंड्स लाई अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब एंड समटाइम्स इमांडेड इन थायराइड टिश्यू। मतलब कि वे टू पैराथायराइड जो ग्लैंड्स है वो लाई अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लूप्स एंड द समटाइम इमांडेड इन थायराइड टिश्यू। तो देखो recurrent laryngeal nerve passes upwards close to the lobes of the glands, and on the right side it lies near the inferior thyroid artery। तो कहाँ, it lies inferior thyroid artery के थ्रू। अब देखो इसमें बताया गया कि विद द glands is composed of cuboidal epithelial जो टिश्यू है, तो दैट फ्रॉम्स स्पेशली किसके, फॉलिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, दी सेक्रेट एंड स्टोर क्लोइड ए थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल बिटवीन द फॉलिकल्स। तो देर आर अदर सेल्स फाउंड सिंगली इन स्मॉल ग्रुप्स और पैराफोलिकुलर सेल्स आल्सो कॉल्ड सी सेल्स। मतलब जो ट्रेकिया है वो सी शेप में रहता है, तो रिंग शेप में, यानी सी शेप रहेगी उसकी, और जो रिंग की तरह क्या रहेगा, अटैच रहेगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थायरोक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन अपन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या बताया गया कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडीन है वो एसेंशियल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन का और थायरोक्सिन का, यानी T4, एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन यानी T3। तो द बॉडी मेन सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड। जो अपन ये मान सकते हैं कि जो थायराइड्स है जो उसको कौन चाहिए, थायरोक्सिन, तो किससे मेंटेन करके रखेगा, जो सी फूड्स खाते हैं अपन, उससे अपन को क्या रहेगा, आयोडीन्स मिलता रहेगा। उसके बाद में एंड आयोडीनेटेड टेबल साल्ट इन द डाइट, the thyroid glands selectively take up iodine from the blood, a process called iodine trapping। तो इसमें क्या बताया गया कि अभी जो अपन को सी फूड्स है उससे अपन को क्या मिलेगा, आयोडीन की मात्रा मिलेगी। उसके बाद में वेजिटेबल्स ग्रोवन इन आयोडीन रिच सोइल एंड आयोडीनेट टेबल साल्ट इन द डाइट। ठीक है, ये मिलेंगे। अब देखो द थायराइड ग्लैंड सेलेक्टिवली
टेक अप आयोडीन फ्रॉम ब्लड प्रोसेस कॉल्ड आयोडीनेट ट्रैपिंग, मतलब जो ब्लड प्रोसेस उसके थ्रू मिलेंगे और आयोडीनेट ट्रैपिंग्स। उसके बाद में देखो द थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एज लार्ज प्री कॉसर molecules called thyroglobulin। फिर देखो इसमें क्या बताया गया कि जो कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग बोलेंगे इसको, तो देखो थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड एज लार्ज प्री कोसर मोलिकुलर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोइड। तो इसमें बताया गया द रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इनटू द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, जिसको अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो क्या बताया गया कि जो डायग्रामेटिक प्रोसेस देखो, पैराफोलिकुलर सेल्स, follicles filled with colloid, bone vessels, cuboidal epithelial जिसको टिश्यू बोलते हैं, और इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो क्या बताया गया, सेक्रेशन ऑफ TSH इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यानी TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड सेक्रेशन ऑफ TRH is stimulated by exercise, stress, malnutrition, low plasma glucose and sleep. The level of secretion of TSH depends on the plasma levels of T3 and T4 because these hormones affect the sensitivity of the anterior pituitary to TRH। मतलब क्या बताया गया कि जो TRH इज स्टिमुलेटेड है किससे, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से और माल न्यूट्रिशन, और TSH जो डिपेंड्स मेनली किस भी प्लाज्मा लेवल्स पे, जैसे T3 T4 है, इसके ऊपर जो हार्मोन अफेक्ट्स इसको करता है सेंसिटिविटी और एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ एंड TRH को। थ्रू द नेगेटिव फीडबैक्स मैकेनिज्म इंक्रीज लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 डिक्रीज TSH सेक्रेशन वाइस वर्सा। तो व्हेन द सप्लाई ऑफ आयोडीन is deficient, excess TSH is secreted and there is proliferation of thyroid glands cells are and the enlargement of the glands to goiter, segregation of T3 and T4 beings about the 3rd month of fetal life and increase at puberty, and in women during the reproductive years, especially during pregnancy, otherwise it remains fairly constant throughout life। मतलब क्या बताया गया कि भी वेन जो सप्लाई आयोडीन्स है वो डिपेंड किसके ऊपर है, एक्सेस, जैसे कि TSH इज सेक्रेटेड किससे होता है, देयर इज प्रोलिफेरेशन किसका, थायराइड ग्लैंड्स का, फिर इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, ऑफ ग्लैंड्स, तो गोइटर, secretion of T3 and T4 beings about the 3rd month of fetal's life and increase at puberty in women during the reproductive years के अंदर, और स्पेशली कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अदरवाइज इट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ उसके अंदर। फिर अपन देखो इसकी डायग्रामेटिक प्रोसेस, उसमें देखो क्या बताया गया कि जो थायराइड हार्मोन है, तो इसमें देखो सबसे पहले जो डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू तो अपन पढ़ेंगे, उसके साथ में देखो इसमें जो बताया गया कि जो T3 एंड जो T4 है, ठीक है, जो थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें इंक्रीज लेवल होता है इसका, तो T3 एंड T4 डिक्रीज होता है तब। अब TSH वो क्या कहता है, सेक्रेशन किसके थ्रू होता है, वाइस वर्सा के थ्रू होता है। तो वेन जब इसको सप्लाई होता है किसको, आयोडीन का, तो डिफिशियंट, ठीक है, तो एक्सेस TSH इज क्या होता है, सेक्रेटेड एंड देयर। तो इसमें क्या बताया गया कि थ्रू द नेगेटिव फीडबैक के थ्रू तो ये इंक्रीज लेवल और T3 T4 डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो TSH जो सेक्रेशन एंड वाइस वर्सा के थ्रू होगा, तो व्हेन इसको क्या मिलेगी, सप्लाई ऑफ आयोडीन से वो डिफिशिएंट होगी, तो एक्सेस, तो TSH इज सेक्रेटेड करेगा किसको, प्रोलिफेरेशन करेगा इसका, बनाएगा
किसको, थायराइड ग्लैंड सेल्स को, और इनलार्जमेंट कर देगा किसको, ऑफ द ग्लैंड्स को, कौन सी, गोइटर को। तो सेक्रेशन किसका होगा, T3 एंड T4। तो बीइंग अबाउट यानी साथ में, तो 3rd मंथ ऑफ फिटल लाइफ के अंदर, यानी 3 मंथ ऑफ फिटल लाइफ होती है उसके अंदर, एंड इंक्रीज एट प्यूबर्टी, और जो प्यूबर्टी आती है उस समय इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड वुमेन डूरिंग, जब रिप्रोडक्टिव ईयर्स होती है तो स्पेशली डूरिंग प्रेगनेंसी, एंड अदरवाइज क्या होता है, रिमेन फेयरली हो जाता है और कॉन्स्टेंट थ्रो आउट ऑफ लाइफ, मतलब पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें इसका ये चलता रहता है। तो देखो अब अपन इसका नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। तो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज और स्लीप, इन तीनों चारों में डिस्टर्बेंस रहेगा, तब क्या होगा कि जो इसका जो सेक्रेशन है, इंक्रीज और डिक्रीज है लेवल, वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो इसमें क्या बताया, एक तो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज और स्लीप पैटर्न, इनकी वजह से ये अफेक्टेड होगा। फर्स्ट ऑफ देखो क्या बताया, हाइपोथैलेमस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यानी TRH इसको एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेगा कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करेगा, इसको रिलीज करवाएगा, जिससे क्या होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो मैनेज रहे और आगे चलता रहे। जिसमें देखो क्या बताया, सबसे पहले ये रिलीज, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो एंटीरियर लोब है किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, जैसे ही TRH रिलीज तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ ग्लैंड, तो देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो अपना फंक्शन करेगा। तो देखो थायराइड ग्लैंड्स क्या करेगी, थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राईआइडो थायरोक्सिन यानी T3 इनको एक्टिवेट करेगी, जिससे क्या होगा, रिलीज ब्लड लेवल्स ऑफ T3 एंड T4, यानी इसके अंदर जो ब्लड लेवल है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा आगे इसमें कि जो रिलीज होगा, तो ये क्या होगा, यूज ऑफ हॉर्मोन्स बाय मोस्ट बॉडी सेल्स, तो यूज ऑफ हॉर्मोन्स है वो बाय मोस्ट बॉडी सेल्स के थ्रू यूज ऑफ मोस्ट हॉर्मोन्स होगा, जिसमें देखो लोअर लेवल्स ऑफ T3 एंड T4। तो अब क्या होगा, लोअर लेवल आ जाएगा किसका, T3 एंड T4 का जो लेवल है वो क्या होगा, लोअर आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक जिसमें लोअर लेवल आता है T3 एंड T4 का, तो देखो सबसे पहले जो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन और लो ब्लड ग्लूकोज, स्लीप और पैटर्न, उनमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस। तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, इनका स्टिमुलेशन होगा। तो स्टिमुलेशन से क्या होगा, लोअर लेवल किसका होगा, T3 और T4 का लोअर लेवल। जैसे ही रिलीज होगा ब्लड लेवल T3 एंड T4, तो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करने का काम भी करेगा, जैसे कि नेगेटिव फीडबैक मतलब माइनस की तरफ जाएंगे अपन। तो अब देखो क्या बताते हैं कि ये माइनस की तरफ यानी नेगेटिव फीडबैक की ओर जाता है। तो देखो सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो एंटीरियर लूब है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जाकर हाइपोथैलेमस को वापस जो फीडबैक है वो मिलेगा, जिससे क्या होगा कि जो इसका रिजल्ट्स है यानी जो इसका लेवल इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हाई लेवल तक भी इसको अपने नहीं ले सकते, तो इसका लेवल भी क्या होगा, अब डिक्रीज भी होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव दोनों चलेंगे। तो ये था नेगेटिव फीडबैक, रेगुलेशन ऑफ द सेक्रेशन ऑफ किसका, थायरोक्सिन एंड T4 और ट्राईआइडो थायरोक्सिन T3, यानी T3 एंड T4 का जो नेगेटिव फीडबैक था वो अपने पढ़ा है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले कि किस तरीके से इसका नेगेटिव फीडबैक है, वो डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे इसकी थ्योरिकल पोर्शन। देखो क्या बताया गया कि जो थायराइड हार्मोन इंटर द टारगेट सेल्स के अंदर एंट्री मारता है, वहाँ से ये रेगुलेट करता है किसको, एक्सप्रेशन को, किसके, ऑफ जीन्स के इन द न्यूक्लियस। मतलब जो थायराइड हार्मोन है वो इंटर होता है टारगेट सेल्स के अंदर और रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स और इन द न्यूक्लियस। तो देखो देयरफॉर द इंक्रीज और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज है सिंथेसिस किसको,
सम प्रोटीन्स को इंक्लूडिंग यानी एंजाइम्स, तो देखो द कैम्बिन विथ स्पेसिफिक रिसिप्टर साइट एंड इनहेंस द इफेक्टर्स ऑफ अदर हॉर्मोन्स। मतलब देखो कि भाई द कंबाइन विथ स्पेसिफिक रिसिप्टर साइट्स, जैसे कि इनहेंस अफेक्ट्स करता है किसको, अदर हॉर्मोन्स को। तो एग्जांपल्स में एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, T3 एंड T4 क्या होगा, अफेक्टेड मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी की बाय द, अब देखो इसमें क्या बताया गया, इंक्रीजिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हार्ट प्रोडक्शन। मतलब इंक्रीज क्या हो जाएगी, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो हार्ट प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद में रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, रेगुलेट किसको करेगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को एंड फैट्स को, इनको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। तो अब देखो इसमें बताया गया कि T3 एंड जो T4 है वो एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए है, कि T3 एंड T4 है वो एसेंशियल किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एंड लेवल ऑफमेंट स्पेशली ऑफ द स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, किसके लिए, स्पेशली स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। तो मोस्ट अदर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। मतलब कि सिस्टम्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकली अफेक्ट्स ऑफ T3 एंड T4। तो ये क्या करता है, किस पे अफेक्ट करेगा, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, स्किन, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर मोर एविडेंट व्हेन देयर इज अंडर एक्टिविटी। तो इसमें देखो जो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट T3 एंड T4 है तो हार्ट को करेगा, स्केलेटल को, स्किन को, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मोर एविडेंट व्हेन देयर इज अंडर एक्टिविटी। तो देखो और ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। तो दीज चेंज आर आई स्टैंड इन टेबल, इसके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि ये चीज़ें इस तरीके से कंप्लीट रूप से होगी। तो अफेक्ट हेड को, स्केलेटल को, मसल्स, स्किन, डाइजेस्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनको मोर अफेक्ट करता है। अब अपन करते हैं कैल्सिटोनिन मीन्स कैल्शियम। तो देखो दीज हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्रोली, पेराफोलिकुलर और सी सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। उससे तो इट एक्ट ऑन बोन एंड द किडनी, कहाँ पर एक्शन करेगा, बोन और किडनी के ऊपर, और रेड्यूस द ब्लड कैल्शियम यानी पॉजिटिव फीडबैक तो लेवल व्हेन इट अराइज करता है, और रेड्यूस करता है किसको, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से, एंड इनहिबिट्स करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम से और बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और अफेक्ट करता है इसको अपोजिट टू दैट द पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स, तो द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हार्मोन सेक्रेटेड बाय द किसके, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम इज स्टिमुलेटेड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये रिलीज करवाता है और इसको लेवल को इंक्रीज। तो देखो क्या बताया गया कि जो हार्मोन है वो सेक्रेटेड किससे होता है, पैराफोलिकुलर और सी सेल से और थायराइड ग्लैंड से, और एक्ट करता है बोन के ऊपर एंड किडनी के ऊपर, फिर रिड्यूस कराता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो अब क्या करेगा कि रिड्यूस, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम को फ्रॉम बोन से, और इनहिबिट करवाएगा रीअब्जॉर्प्शन को ऑफ कैल्शियम को बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स को। इसके बाद में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा अपोजिट किसके, जैसे कि दैट पैराथायरॉइड्स हार्मोन, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इनहिबिट, तो ये किससे सेक्रेटेड, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, रिलीज करवाएगा कैल्सिटोनिन और स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसको क्या करता है भाई, बताया गया कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है वो रिलीज ऑफ कैल्शियम इज स्टिमुलेटेड बाय एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल, इनको करवाता है। तो एक छोटा लाइन और है कि दीज हार्मोन इज
इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब जो ये हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट है कब, जब एज होती है चाइल्डहुड एज, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हेन बोन अंडरगो और कंसिडरेबल चेंज इन साइज एंड शेप, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बोन है वो अंडरगो होगी कंसिडरेबल, जैसे कि चेंज इन किसके साइज के अंदर और शेप के अंदर चेंज होगी, तब ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी एज के अंदर, चाइल्डहुड एज के अंदर, क्योंकि उस समय जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी जो साइज बढ़ेगी जिससे इसकी साइज एंड शेप है उन दोनों के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए इसको जो चाइल्डहुड एज है उसके अंदर इसको क्या बताया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट बताया गया है, तो वहाँ ये क्या होगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए जो कैल्सिटोनिन है वो चाइल्डहुड एज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे उसकी ग्रोथ को मेंटेन करे और जो फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस होते हैं उनको भी ये क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसलिए जो कैल्सिटोनिन है वो चाइल्डहुड एज के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब अपन इसको देखते हैं कि कैल्सिटोनिन इसलिए इम्पोर्टेंट है